देखो बॉस, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हमारा इंटरमीडिएट, क्योंकि ये आपको दो सब्जेक्ट में देखने मिलेगा, सेम टॉपिक सेम क्वेश्चन सेम तरीका, क्योंकि कुछ भी चेंज क्यों ना हो जाए कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा सर। अब ये चैप्टर मिनिमम मिनिमम बोल सकता हो कम से कम 10 मार्क के लिए पूछ ही लेता है, जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कवर है, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, दैट इज सर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज जितनी बातें हम करेंगे, जो कुछ यहाँ बकवास करेंगे, वो सारे बकवास हम नहीं कहेंगे, ये सारे बकवास हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कह रहा होगा सर। समझा तुमको क्या बोला मैंने? तो जितने भी बकवास आज हम करने वाले सब किसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने वाले हम लोग थ्रू 3 के थ्रू पे। तो जैसे 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है, 2 आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, 3 आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ चीजें जैसे अभी बताया सर, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, पैसा आता पैसा जाता, या एक्सपेंस इनकम वाले पार्ट, तो कहाँ क्या आता क्या जाता और क्या लिखता क्या नहीं लिखता, वो सब हम आज पढ़ेंगे दूसरा बेसिकली। सारा बेसिक कॉन्सेप्ट लंबा चौड़ा सा एकदम लगेगा। ये चैप्टर ना इजी है, खाली एक दो एडजस्टमेंट जहां पे डिफिकल्टीज हो सकती है वो है टैक्स प्रोविजन, टैक्स एडवांस वाला, और असेट्स अकाउंट के अंदर क्या है कैसे है थोड़ा थोड़ा समझते हैं, इसके अंदर कब इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज क्या है, वो चीज हम देखते हैं यहाँ पे कि हम इसको कब यूज करते हैं, कंपनी वाला लाइफ में कब इसका यूज होगा या होता है, कहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस है, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, सब कुछ हम लोग इसका आज लेक्चर में पूरा कवर कर लेंगे पहले हम लोग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के मीनिंग से लेके सर। सबसे पहला कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग यह लिखा है, अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो दैट इज रिसीप्ट एंड आउटफ्लो दैट इज पेमेंट ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इस पूरे एक साल भर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मैं मान लेता हूँ एक साल 1 ईयर, विद इन दिस 1 ईयर हमें टोटल कितना पैसा मिला दैट इज रिसीव कम्स इन, जो भी इनफ्लो इन मतलब आना, आउटफ्लो मतलब जाना ना, तो जितना भी पैसा हमारे बिजनेस में इनफ्लो हुआ है इन द टर्म ऑफ कैश, इट मे बी कैश इट मे बी बैंक, कैश मतलब कैश बैंक दोनों कवर होता है तुम्हारा, तो इन द टर्म ऑफ कैश जो भी इनफ्लो हुआ है उसका रिकॉर्ड दैट इज रिसीप्ट, और जो भी हमने पेमेंट किया है जेब से पैसा गया रहेगा दैट कॉल्ड इज पेमेंट, और आपका आउटफ्लो उसके रिकॉर्ड जिस स्टेटमेंट में जिस बुक में करते हैं जिस पेपर में करते हैं उसी को बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। फ्लो का मतलब ही क्या सर, हिंदी में क्या करते हैं उसको, बहाव, आना जाना लगा रहता है। हाँ पैर तो नहीं होते कैश के, बट हमारे हाथ जरूर होते हैं कैश आने जाने के लिए सर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आने का कैश का सिंपल सा तरीका क्या है सर, सेल्स, तो कैश इनफ्लो होगा। मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, नोट गिरा था उठा लिया, इनफ्लो क्या आउटफ्लो, इनफ्लो। अब मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था और जेब से नोट गिर गया अभी, आउटफ्लो। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स रहेंगे, तो उसमें समझना पड़ेगा कि इनफ्लो क्या आउटफ्लो है। और कुछ सिचुएशन ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल ये रिमोट दिया मैंने इसको, ये कैलकुलेटर लिया मैंने, बताओ कैश इनफ्लो की आउटफ्लो? ना 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 सर, ना इनफ्लो ना, कहीं कैश दिखा तुमको? नहीं दिखा, चलो वापस कर, तो गर्मी लगेगा मेरे को, ठंडी में गया, बरोबर है। तो सर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम बात कहें तो यहाँ पे पैसों की बात होने वाली है, इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो देखेंगे सर हम। बिजनेस में कैश आएगा, बिजनेस से कैश जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सर। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश का स्टेटमेंट जो बनाएंगे उसी स्टेटमेंट को हम कहेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट से बिजनेस को यह समझता है कि उसके पास फंड कितना है, फंड कितना गया। अभी इसमें 3-4 चीजें आएंगे आगे जाकर के कि हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा लाइबिलिटी कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, हम कितना एसेट्स क्रिएट कर पा रहे हैं या करने वाले हैं, प्लानिंग कर पाएंगे, कौन से ऐसे इनकम है जो ऑपरेटिंग है, कौन से ऐसे जो नॉन ऑपरेटिंग है, सब कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग। ऑलरेडी आपने ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग के सारे वर्ड्स कॉस्टिंग में पढ़े रहेंगे।
तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैश फ्लो का मीनिंग हो गया कैश इनफ्लो कितना, कैश आउटफ्लो कितना, उसको रिकॉर्ड करने को हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग अगर, तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका एक वर्ड है जिसमें अंदर सर बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट हमने सीखा ही है और आता भी हमें पता है सर फाइनेंस स्टेटमेंट के अंदर। इसके अलावा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कवर होता है। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट से किसी इन्वेस्टर को समझता है कि बिजनेस का लिक्विडेशन किस तरीके चल रहा है, मतलब बिजनेस के पास कैश फंड कितना है, उसको अर्जेंटली कुछ जरूरत पड़ा तो उसके पास कैश अवेलेबिलिटी है कि नहीं। उसके अलावा इक्विटी भी आता है, बट मेन प्रोबेबली देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें कवर होता है, एक है बैलेंस शीट, एक है इनकम स्टेटमेंट और एक है कैश फ्लो। अगर एक इन्वेस्टर हूं तो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही चेक करूंगा। मैं एक बोरो, मैं लैंडर हूं, पैसा देने वाला इंसान हूं भाई, तो मैं पहले फाइनेंस स्टेटमेंट चेक करूँ। फाइनेंस स्टेटमेंट में तीन चीज देखूंगा मैं, पहला बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, उसके बाद देखते हैं हम लोग इक्विटी। It is a one part of finance statement which is help to ascertain company's performance. Basically जो बताया वही चीजें है कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो बताता है कि आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या चल रहा है बिजनेस का। तो ये वर्ड भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछ सकता है, थ्योरी आया था आप उसके अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग आते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट द इन्वेस्टर गेट, जो हमने डिस्कशन किया वही यहाँ पे इन लोगों ने 3-4 सेंटेंस में लिख के दिया हुआ है और कुछ खास अवेलेबल नहीं है। अब एज अ इन्वेस्टर सबसे पहले सर हम कंपनी का क्या क्या जानना चाहेंगे। सबसे पहले उसका ऑपरेशंस क्या है, ऑपरेशंस इन द सेंस उसका काम क्या है सर। एक एज अ इन्वेस्टर मैं सबसे पहले जानना चाहूँ कि मेरे बिजनेस का, जिस बिजनेस में मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, उस बिजनेस का पहला चीज जानना चाहूंगा मैं, ऑपरेशन क्या है। सेकेंड थिंग जाओ कंपनी का इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, क्योंकि अगर कंपनी ने सही जगह इन्वेस्टमेंट किया रहेगा तो कंपनी का प्रॉफिट मिलेगा, और भाई कंपनी को प्रॉफिट मिला मतलब मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नो। इसलिए मुझे पहले जानना पड़ेगा कि ऑपरेशंस क्या है, मतलब क्या वो कुछ ऐसा ऑपरेशंस कर रहा है जिसके वजह से कंपनी आगे जाके ग्रो करेगा। अरे कंपनी ग्रो करने वाला होगा तब तो मुझे प्रॉफिट होगा, तब तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, अदरवाइज क्यों करूं इन्वेस्टमेंट में। सेम थिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कहाँ किया वो देखेंगे। एंड थर्ड वन लास्ट इज कैश बैलेंस, कंपनी के पास कितना कैश बैलेंस है या कितना लिक्विडिटी पॉसिबिलिटी है, और इसी के लिए हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब एज अ कंपनी सोचो आप लोग, एक इन्वेस्टर हमारे पास क्यों आएगा, उसके लिए तीन चीज देखेगा। अब तीन में से मेन कंटेंट तो ये भी है ना, तो हम लोग ये सीख रहे हैं आज कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बना के हम अपने इन्वेस्टर्स को दिखाए, शो करें सर। सो मैं बता के आ रहा हूं, हमने पहले देखा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, फिर देख रहे कैश फ्लो स्टेटमेंट का फाइनेंस स्टेटमेंट का एक हिस्सा होता है, क्योंकि फाइनेंस स्टेटमेंट भी इन्वेस्टर को जरूरत पड़ता है, और ये भी तीन चीज जरूरत है इन्वेस्टर को, जिसमें से एक हमारा कैश बैलेंस है, और कैश बैलेंस हम देखने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े थोड़ा सा हम लोग यहाँ, इस सारी चीजें प्रैक्टिकल चीज देख रहे हैं हम लोग, थ्योरेटिकल ठीक है बट प्रैक्टिकल कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट में जैसे कि आपने बताया तीन चीज आता है, एक ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग और एक फाइनेंसिंग। ये तीन एक्टिविटीज आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। थोड़ा सा आप अपने डोके पे जोर लगाओ और मुझे बताओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा, क्या होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होगा। बोलो 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 बोलो। ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेशंस, मतलब कैंची लाओ, चाकू लाओ, चीर फाड़ करो। सर ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मतलब जो उसका एक्चुअल प्राइम काम रहेगा सर, प्राइमरी एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिमोट सेल करता हूं, मान लो मेरा काम है रिमोट सेल करना, मैंने बना दिया इस रिमोट का नाम मल्टीपर्पस रिमोट। टीवी बंद करना है तो एक दबाओ, एसी बंद करना है तो दो दबाओ, किसी का मुंह बंद करना है तो पूरा फेंक के मारो, मल्टीपर्पस रिमोट। अब मेरा ऑपरेशंस रहेगा सर रिमोट सेल करना, ठीक है। तो अब इस एक्टिविटी से मैं कितना इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ, इससे कितना कैश इनफ्लो, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, इसकी वजह से वो सब हम देखने वाले हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। इन्वेस्टिंग क्या, नाम ही इन्वेस्टिंग है सर। अब मैं ये रिमोट बेच बेच के पैसा कमाया रहूंगा, मेरे पास सरप्लस अमाउंट रहेगा,
तो मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करूंगा, इट्स अ पार्ट ऑफ असेट्स, आई कैन से डायरेक्टली असेट्स। असेट्स के जो पार्ट देखने को मिलेंगे वो कहाँ देखने मिलेंगे, इन्वेस्टिंग में। आखिरी क्या है सर, फाइनेंसिंग, मतलब सिंपल से बोल सकते हो समझाने के लिए लाइबिलिटी का पार्ट। अब आगे देखोगे समझाने के लिए सर, इन्वेस्टिंग में तुम्हारा आ जाता है असेट्स वाले पार्ट, फाइनेंसिंग में आ जाता है तुम्हारा लाइबिलिटी वाला पार्ट। ये कुछ 3 क्लासिफिकेशन है और पूरे सम में, पूरे चैप्टर में, पूरे हर जगह पे तुमको यही 3 देखने मिलेगा। पहला कौन सा एक्टिविटी है, बोलो साथ में, बोलो ना भाई, अरे बोलो ना जोर से, क्या लिखा है? दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पक्का पक्का, ओके। देखो तो सर, ऑपरेटिंग मैंने बताया अभी, कैश जनरेशन फ्रॉम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अभी एज अ प्रोफेसर मेरा सर्विसेज क्या है सर, टीचिंग करना, टीचिंग से जो मैं अर्निंग करूंगा इट्स कॉल्ड एज मेरा ऑपरेशंस एक्टिविटी सर, ठीक है। अब उसके बाद में शाम को बाहर बैठ के टमाटर बेच रहा हूँ तो सर, लाल टमाटर, क्या है गाना वो, ऐसे कुछ है ना, मैं टमाटर बेच रहा हूँ, टमाटर मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं देगा सर, बरोबर है, ठीक है। उसके बाद सर ये ध्यान रखना है, जैसे एग्जांपल सेल्स, रेंट एक्सेट्रा, अगर मेरा रेंट देना ही काम है तो भाई मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो सकता है, वो सेल्स मेरा मेन काम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के पास। कंसिडरिंग इनकम अर्न फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मैंने बता दिया मोस्टली एसेट्स पार्ट तुम्हारा आ जाएगा इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट अदर कंपनीज वगैरह। फिर आते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी में, कंसिडरिंग अर्न कैश थ्रू फाइनेंशियल एक्टिविटी, लाइबिलिटी पार्ट तुम्हारा आ जाता है, हमने फाइनेंस लिया, लोन लिया, तो वो चीज़ हमारे इसमें। तो ये 3 टाइप की एक्टिविटीज है, ध्यान दीजिए। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दूसरा है फाइनेंशियल एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट टोटली 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 एक्टिविटी में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज आवर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड वन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी विच इज लिंक विद योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जहां से कैश मिल जाए। सेकेंड वन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो बेसिकली असेट पार्ट से लिंक होता है। और लास्ट वन इज फाइनेंशियल एक्टिविटी, लाइबिलिटी पार्ट से। मैं लिंक करके बता तक आपको याद रहे, क्योंकि हमने बैलेंस शीट बहुत टाइम से पढ़ते आए हैं हम लोग। आगे जब तुम देखोगे वर्ड देखोगे प्लांट एंड मशीनरी, तो कहाँ देखने मिलेगा, असेट्स, असेट मतलब कहाँ देखने मिलेगा, इन्वेस्टिंग। लोन टेकन कहाँ देखने मिलेगा तुमको, शेयर कैपिटल, समझा। इसलिए यहाँ पर वर्ड लिख के रखा है लाइबिलिटीज और एसेट, वरना प्रॉपर उससे लिंक ऐसा नहीं है, बट समझाने के लिए, समझने के लिए वैसे हमने लिख के रख दिया सर। तो 3 एक्टिविटी याद रहेगा। पहला एक्टिविटी कौन सा है सबके लिए बताइए मुझे, दूसरी, थर्ड वन, वेरी गुड। कहाँ भाग गया, थोड़ा थ्योरी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर SFAC 95 स्टैंडर्ड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इशूड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है, ऑफ USA विच इज हेल्प इन्वेस्टर क्रेडिटर एंड अदर। ये थोड़ा सा लीगल फॉर्म में दिया हुआ, किसने क्या इशू किया है और कहाँ पे। इतना हमें इसको बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता है, बट थ्योरी लिखना पड़ा तो वहां पे यूजफुल हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव पूछा तो वहां पे यूजफुल हो सकता है। इसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म आपको एंडिंग में यहाँ लिखा हुआ है, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है आपको, तो थ्योरी का नोट्स पूरा PDF प्रोवाइड कर दूंगा मैं, लेक्चर खत्म होने से पहले PDF को मिल जाएगा, PDF रेडी है। In India, the preparation and the presentation of cash flow statement for eligible entities are guided by the Indian AS। देखो कहा था IAS 2 टाइप का होता है, एक AS दूसरा इंडियन AS है। तो हमारा एज पर नॉर्मल AS सर क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट AS 3 है, और इंडियन AS के अकॉर्डिंग क्या है, वो AS 7 है। बस फर्क इतना है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी वहाँ पे इन्होंने, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा ध्यान देना, अंडर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अंडर मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन, अगर अगर आपका कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां आप सिर्फ पैसा का लेन देन करते हो, लोन लिया लोन दिया, लोन लिया लोन दिया, दैट इज मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और मैन्युफैक्चरिंग, रिमोट मैन्युफैक्चरिंग बना रहा हूँ मैं, तो इन दोनों के लिए कुछ 4 चीजें यहाँ पे है, डिविडेंड पेड, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव। ये 4 के लिए थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी ये पूछते 2-3 मार्क के लिए पूछते एग्जाम में, और ऑब्जेक्टिव पूछता ही पूछता है इसके ऊपर, तो समझिए इसको। पहली बात, डिविडेंड पेड, अगर मैं कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूँ, मैं डिविडेंड पे कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है कि इन्वेस्टिंग है, सोचना है मुझे। वो मेरा काम है फाइनेंस लेना, फाइनेंस देना, मैं डिविडेंड पे कर रहा हूँ तो सर मेरे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहेगा। ध्यान से सुनना,
डिविडेंड मतलब होता है किसी इंसान ने, किसी पर्सन ने हमारे बिजनेस में शेयर परचेस किया रहेगा, उनको हम डिविडेंड दे रहे हैं। यहाँ फाइनेंस से कुछ, यहाँ अपना ऑपरेशन एक्टिविटी से कुछ काम नहीं है। ऑपरेशन एक्टिविटी से काम कब आएगा? जब इंटरेस्ट की बातें होगी। व्हाट इट, जब लोन लोन लेने देने की बात हो तो इंटरेस्ट आता है वहां पे ना, डिविडेंड नहीं आता है। तो इसलिए डिविडेंड तुम्हारा नॉर्मल रेगुलर वाला पार्ट हो गया। जब इंटरेस्ट की बात आएगी तब वो फाइनेंसिंग में, ऑपरेशन में आ सकता है सर। तो डिविडेंड तुम्हारा रेगुलर है, हम डिविडेंड पे करेंगे शेयर्स पे। शेयर किसका हिस्सा होता है? फाइनेंसिंग का। इसलिए चाहे फाइनेंसिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, दोनों के लिए डिविडेंड पेड इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर हुआ? डिविडेंड कोई ऑपरेशंस एक्टिविटी नहीं होता, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना होने दो। इसके लिए ऑपरेशन एक्टिविटी तब होगा जब कोई इंटरेस्ट की बात आएगी तो, बराबर। और इसके लिए तो गुड्स एंड सर्विसेज है सर। तो यहाँ पे डिविडेंड पेड जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का रेगुलर नॉर्मल वाला, कि किसी लोगों ने हमारे पास इन्वेस्टमेंट किया था, शेयर कैपिटल पड़ा है, शेयर कैपिटल रिटर्न में हम डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी सर। नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव। अब रिसीव हो रहा है तो सर, अब रिसीव यहां पे देखो, पहले ही समझो, इन्वेस्टमेंट समझो पहले। एज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था और मुझे उससे पैसा मिल रहा है। मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तब मुझे डिविडेंड मिल रहा है। मैंने किसी कंपनी में शेयर्स खरीदा था, इन्वेस्टमेंट किया था, इसलिए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अब इसका काम क्या है? जगह जगह पे इन्वेस्टमेंट करना और वहां से पैसा कमाना, कहीं और को लोन देना। इसका काम किया है मैंने बोला, दैट इज इसका वर्क, इसका ऑपरेशन ही है इन्वेस्टमेंट करना। तो इन्वेस्टमेंट करके इसने अर्न किया हुआ है। व्हाट इट, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? इसका एक्टिविटी, इसका ऑपरेशन ही है इन्वेस्टमेंट करना। इसलिए लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया वो मैटर नहीं है, इसका काम क्या है? इन्वेस्टमेंट करना। तो उसने इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग किया है, इसका ऑपरेशंस एक्टिविटी ही यही है। तो जो उसने इन्वेस्टमेंट, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अर्न किया, इट्स पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिंपल सर, समझते हैं क्या बोलता हूं मैं? यहां पे डिविडेंड मिल पे कर रहा था तो इसका ऑपरेशन एक्टिविटी नहीं था, बट ये मिल रहा है, इसका काम ही है इन्वेस्टमेंट करके पैसा अर्न करना। तो डिविडेंड रिसीव इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन एक्टिविटी अंडर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। बट ये तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में, ये नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगा, पर इसमें डिफिकल्टीज आ सकता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड। सोच के इसमें क्या आना चाहिए? इसका काम ही है ना सर, इसका ऑपरेशन ही तो वही चल रहा है। और इसमें क्या आएगा सर? इंटरेस्ट कब पे करोगे आप? नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लोन लिया रहेगा तभी। लोन इज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, दैट इज लाइबिलिटी मतलब फाइनेंशियल सर, इससे फाइनेंशियल में आ गया। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट रिसीव। सोचो इसमें क्या हो सकता है? जैसे इसका काम ही था ना, इसका काम था ना पैसा कमाना, यहां भी वही है सर। यहाँ डिविडेंड से कमा रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट से कमा रहा है। यहाँ पे क्या होगा? रिसीव्ड हो रहा है, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट किया रहेगा तो अर्न कर रहा है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आइकन से यहाँ पे दो चीज खाली कोई रखना है, डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव में दोनों ऑपरेटिंग है आपका, ठीक है। और इंटरेस्ट पेड भी। मोस्टली फाइनेंसिंग में चार में से तीन चीजें ऑपरेटिंग है, बाकी की फाइनेंशियल है, बाकी तो नॉर्मल रेगुलर हमारा। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आएगा हमारे पीडीएफ में से, हम करेंगे, ठीक है। हमारे नोट्स में से क्वेश्चन भी इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन रहेंगे, हम वो भी करेंगे। और मुझे लगता है इसके ऊपर एक दो बार ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है बहुत बार, तो भी करेंगे। इज दैट क्लियर? एक बार देख लो खाली फटाफट फटाफट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिए इस चीज को। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? मेथड ऑफ, जोर से बोलना, क्या है? मेथड है, मैथड्स, किसी को बुला रहा है मैथड्स सर। मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो टाइप के मेथड, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है, क्या नाम है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चाहिए वही उठाएंगे, प्लस माइनस करेंगे, काम खत्म। इनडायरेक्ट मेथड में जो नहीं चाहिए उसको उठा के हटाना पड़ेगा। समझाता हूं मैं धीरे धीरे, पहले समझा दो डायरेक्ट में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। देखो, हम पढ़ क्या रहे, क्या पढ़ रहे?
बरोबर, कैश इंक्लूड ऑल कैश ट्रांजेक्शन पेमेंट एंड रिसीव्ड। हम डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट बात करेंगे, पैसा देना है कि नहीं देना, बात कर, नहीं देना है चल निकल, देना है बैठ जा। ये तू कल आएगा क्या, ये कल तू चेक लेके आएगा, ये कौन सा मेथड हुआ? यस सर नो, ठीक है। तो सर जैसे कि सत्यम, ये तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? अच्छा, तुझे कैसा लड़का पसंद है, ये कौन सा मेथड हुआ? आई लव यू, ये कौन सा मेथड हुआ? डायरेक्ट मेथड, है कि नहीं? तो सर यहाँ पे वैसे ऐसा ही है, यहाँ पे आ जाओ, सत्यम के पास मत जाओ। तो सर डायरेक्ट मेथड में हमें सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करने हैं। अब कैश फ्लो बोल दे मतलब वो इनफ्लो आउटफ्लो दोनों हो सकता है, इसलिए यहाँ पे रिसीव पेमेंट दोनों लिखा है, बट ओनली कैश ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट थिंग, कैश रिसिप्ट में से कैश पेड को माइनस करेंगे ना, तब मालूम पड़े कितना कैश बैलेंस हमारे पास है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, माइनस करेंगे तो मालूम पड़े कितना पैसा बैलेंस है सर। नेक्स्ट सर, यूजफुल फॉर डेफिनेटली स्मॉल बेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये वाला यूजफुल है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। लास्ट के भाई पॉसिबल नहीं कि बहुत सारा कंटेंट होगा इसका ऑलरेडी, तो सब काम डबल करना पड़ सकता है। तो बेसिकली फॉलो कैश बेसिस अकाउंटिंग जो करते हैं। कैश बेसिस अकाउंटिंग में क्या होता है, जो सिर्फ जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही आता है, क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन लेते ही नहीं है लोग। टाइम कंज्यूमिंग मेथड थोड़ा ऐसा माना गया है। अब आते हैं इनडायरेक्ट मेथड में सर, सबसे पहले ऑल कैश फ्लो आर नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे मैंने कहा था ना कि डायरेक्ट पकड़ लो, यहाँ पे जो नहीं जो बात करेंगे, बराबर। तो यहाँ लिखा है ऑल कैश फ्लो डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, जो जरूरत नहीं है उसको पकड़ेंगे अभी। नेक्स्ट वन, गिवन पीरियड ऑफ टाइम नेट इनकम और नेट प्रॉफिट आर रिक्वायर्ड। बता दे क्या चाहिए हमें इसमें एट द एंड, क्या वर्ड लिखा है? गिवन पीरियड टाइम में नेट इनकम या नेट प्रॉफिट कितना में उसकी जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। समझाता हूं एक छोटा सा एग्जांपल लेके। पैसा है, अरे अकाउंट में, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। देखो, आपका ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है। ये नेट प्रॉफिट में यहाँ पे सेल्स वगैरह मैं ट्रेडिंग को इंक्लूड करके बता रहा हूँ, सेल्स आ गया, इंटरेस्ट आ गया, डिविडेंड आ गया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा बैड डेट्स आ गया, एडवर्टाइजमेंट आ गया और कैरीज आ गया, ठीक है। अब इसमें से सिर्फ ऑपरेटिंग चाहिए मुझे। डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, इसमें से ऑपरेटिंग में किए है सेल्स वाला, एडवर्टाइजमेंट वगैरह तुम्हारा है वो ले लेते हैं हम डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, इसको उठाएंगे पहले, ये अमाउंट को, इसमें से जो नहीं चाहिए उसको हटाएंगे हम लोग। सुनो ध्यान से, इंटरेस्ट डिविडेंड जो ऑपरेटिंग में नहीं आता, ये जब नेट प्रॉफिट आया रहेगा तो बताओ इंटरेस्ट डिविडेंड ऐड होके आया रहेगा कि लेस होके आया रहेगा? ऐड होके आया रहेगा, तो अब क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। समझा लॉजिक? समझा मैडम लॉजिक? गुड मॉर्निंग। हाँ, अब मुझे बताओ बैड डेट्स अगर हटाना है मुझे, तो पहले ऐड होके आ रहा है कि लेस होके आ रहेगा? लेस। तो अब क्या करना पड़ेगा, बस यही तो है, खत्म हो गया कैश फ्लो। ठीक, कैश फ्लो खत्म हो गया, दे ताली, तेरी मुझे काली है ही नहीं। समझा कॉन्सेप्ट? तो यहाँ यहाँ वही ये बोले कि ये चाहिए हमने को, इनडायरेक्ट मैं सॉल्व करने के लिए हमें एटलीस्ट सेल्स या नेट इनकम या नेट प्रॉफिट जो तुम्हारा हमको वो जरूरत पड़ेगा ना, उसकी मदद के बिना हम कर ही नहीं सकते सॉल्व। तो यहाँ वही लिखा हुआ चीज है। नेक्स्ट, एडजस्टिंग नॉन कैश ट्रांजेक्शन। नॉन कैश ट्रांजेक्शन में जरूरत पड़ेगा हमें एडजस्टमेंट करने के लिए, जैसे कि बैड डेट्स। मोस्टली कंपनी फॉलो इनडायरेक्ट मेथड, भाई ज्यादातर इनडायरेक्ट मेथड ही फॉलो होता है। अगर क्वेश्चन में कहीं लिख के दिया नहीं है कि कौन सा मेथड फॉलो करना है, तो आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो। आई सजेस्ट आप इनडायरेक्ट कीजिए, ठीक है। डन सर, खत्म कहानी बेसिक वाला। अब थोड़ा सा और आगे। हाँ, अगर आप किसी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देख रहे हो और उसमें दिख रहा है कि भाई फ्लो ऊपर जा रहा है, फ्लो ऊपर जा रहा है, मतलब कंपनी में पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है, पॉजिटिव कैश फ्लो दिख रहा है, तो हमें लगता है ना कि कंपनी बहुत सही चल रहा है। यस और नो? लेकिन जरूर नहीं कि ऐसा हो। क्यों? कंपनी के पास हम सिर्फ देख रहे कैश फ्लो के मायने में कि भाई कंपनी में पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा है, बट पीछे रीजन जरूर नहीं कि ऐसा हो सकता है उसने लोन लिया रहेगा,
लोन लेने के बाद भी इंसान का पैसा आ सकता है ना, हमने बैकग्राउंड देखा ही नहीं। तो जरूर नहीं है कि पॉजिटिव कैश फ्लो है मतलब वो बहुत सही जा रहा है, वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए हो सकता है, उतना टाइम सही हो। वैसे ही सर अगर कोई नेगेटिव कैश फ्लो है, बे भिखारी है, पैसा ही नहीं इसके पास, शी शी शी, लेकिन जरूर नहीं है वैसा, हो सकता है कि उसके पास अभी पैसा नहीं रहेगा, उसने कहीं पे सर नया कंपनी स्टैब्लिश कर रहा है, कहीं तो इन्वेस्टमेंट कर दिया उसने पैसा। राइट, तो हम डायरेक्टली किसी कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख के ऐसा बता नहीं सकते कि वो ग्रो कर रहा है नहीं ग्रो कर रहा है, हमें उसके बैकग्राउंड का सारे सेगमेंट देखने पड़ेंगे, तब हम बता सकते हैं कि हाँ एक्चुअली करेंटली कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमेशा एक साल का डेटा से हम कंसिडर नहीं कर सकते, हमें एटलीस्ट 2 साल का डेटा लगेगा, तब जाके हम कंपेयर करते हैं कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट में चेंजेस क्या हुआ है। तो मैं बता नहीं चाह रहा हूँ कि अब आने वाले टाइम पे हम क्या करेंगे, सम जब करेंगे तो वहाँ पे 2-2 साल का डेटा हमारे पास होगा, हम दोनों कंपेयर करके कैश फ्लो स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। समझ रहे हैं? हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि कहाँ पहले क्या था, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या लिंक होगा आपका। चलो बाबा थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर। ऑब्जेक्टिव क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जो जो पढ़ा हमने वही सब यहाँ लिखा रहेगा, कुछ अलग कुछ नया नहीं देखने मिलेगा आपको, चाहिए तो बाद में आराम से पढ़ सकते हो, देख सकते हो आप लोग, वही सब लिखा जो हमने पढ़ा। सोर्सेस मालूम पड़ता है, ऑपरेटिंग में कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट में कितना हुआ, वही देखने मिलेगा आपको। कैश इक्विवेलेंट का मतलब तुम्हारे पास कितना कैश एट देन पड़ा है। सोर्सेज एंड एप्लीकेशन, सोर्सेज का मतलब होता है कहाँ से पैसा आया, एप्लीकेशन मतलब कहाँ पैसा हमने इन्वेस्टमेंट किया, वो देखने मिलेगा। मैंने कहा ना 2 कॉन्जिक्यूटिव बैलेंस शीट, दैट इज 2 साल का बैलेंस शीट कंपेयर करेंगे हम लोग। फिर यूजेस में देखा जाए तो सर किसको यूजेस बता के दिया इन लोगों ने, यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, हेल्पफुल होता है डिविडेंड डिसीजन के लिए, डिविडेंड देने के लिए, क्यों, अगर पैसा होगा तभी डिविडेंड देंगे ना हम लोग, तो डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल होगा। कैश बजट बनाने के लिए मदद मिलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें, और ट्रेंड मालूम पड़ता है कि कौन से पीरियड में कैश आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ट्रेंड मालूम पड़ता है कहाँ पैसा आने वाला है, कौन से मंथ में आने वाला है, कौन से मंथ में जाने वाला है, कौन से टाइम ज्यादा ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये सारे हमारे एडवांटेज बोल सकते हो, यूज बोल सकते हो, और एट द एंड लिमिटेशन में कुछ दिए हुए, जहाँ कुछ अच्छे तो वहाँ कुछ बुरे भी होते हैं। आप हर किसी के कहानी में अच्छे नहीं बन सकते, है कि नहीं, कहीं ना कहीं बुरे रहोगे ही रहोगे, तो कुछ वैसे ही चीजें यहाँ पे है। नॉट सुटेबल फॉर जजिंग द लिक्विडिटी, जैसे अभी देखा हमने, काफी अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है, जरूर नहीं कि वो हो, तो लिमिटेशन एक बन सकता है हमारा। पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग, जानते हो विंडो ड्रेसिंग लॉ में पढ़ा है सर हमने, दिखता कुछ और है होता कुछ और है बैकग्राउंड में सर। थर्ड वन, इग्नोर नॉन कैश ट्रांजेक्शन, अभी नॉन कैश ट्रांजेक्शन जो हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं, बैलेंस वगैरह, डेप्रिसिएशन वगैरह, बट वो तो है एक तरह का लॉस ही है ना अपने लिए, तो उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो हम अपना प्रॉफिट कम दिखा रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं प्रॉफिट में, तो वो भी एक तरह का डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है अपने लिए। ऐसे अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अगर डायरेक्ट मेथड आप आते हो तब देख सकते हो ये है आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट, और बस मैक्स टू मैक्स 10 से 15 मिनट जाएगा समझाने के लिए, फिर आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, फिर खाली फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ बिठाना है और सम को सॉल्व करना है। देखो अभी हमने ऊपर देखा कि डायरेक्ट मेथड में हमें सिर्फ देखना जो चाहिए उसको पकड़ो, बाकी छोड़ो। अगर आपके सामने एक वड़ा पाव का प्लेट रखा गया है, इससे वड़ा है, पाव है, मिर्ची है, तीखी चटनी, मीठी चटनी, जस्ट एज्यूम, आप बताओ पहले मिर्ची उठाओगे पहले वड़ा पाव उठाओगे? डेफिनेटली पहले वड़ा पाव उठाएंगे सर, जो पहला प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। तो वैसे ही जो पहला हमें जरूरत है हम उसी को उठाएंगे, खाने पीने की बातें नहीं करो यहाँ पे सर, भूख लगती है। तो सर तो यहाँ पे वही बोला गया डायरेक्ट मेथड में हमें वही चीज जरूरत है, जो चीज हमें कैश फ्लो से लिंक है हम उसी को उठाएंगे, बाकी चीज को इग्नोर करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कितना, क्योंकि हमें याद है फॉर्मेट, रिसिप्ट माइनस पेमेंट करना पड़ता है हमें, तो रिसिप्ट मतलब जो जो पैसा आ रहा है ले लो, तो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से जो जो पैसा मिलेगा पहले वो हम यहाँ लिखेंगे, कस्टमर से जो पैसा कैश में मिल चुका है, ध्यान रखना उधारी वाला नहीं। पी लो पी लो पानी पी लो पी लो, तो बॉटल का और कपड़े कलर मैच करके लाइए आज वो। चलो आगे बढ़े सर। उसके बाद कैश पे टू सप्लायर, हमने सप्लायर को जो पे किया रहेगा, अब खरीदेंगे ना कुछ तो हम लोग, तो सप्लायर को पे कर दिया होगा, क्रेडिटर्स का अमाउंट नहीं, पे कर दिया होगा, वो अमाउंट माइनस करेंगे। कैश पे टू एम्प्लॉय फॉर अदर एक्सपेंसेस, काम करते रहेंगे लोग हमारे पास या कुछ और खर्चे रहेंगे तो वो सब पे करेंगे हम लोग। इनकम टैक्स पे करेंगे, कुछ डिजास्टर से पैसा मिला रहेगा, प्रोसीड फ्रॉम एनी डिजास्टर सेटलमेंट, कुछ हुआ रहेगा, फॉर एग्जांपल हम कहीं हमारा बिजनेस में बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कोविड आ गया,
तो उससे कुछ पैसा मिला रहेगा या फिर कुछ सेटलमेंट हुआ रहेगा, तो वो अमाउंट, ये बहुत रेयर आता है आपका। तो ये तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर। कितना कैश मिला वो माइनस कितना पेड किया। पेड में पहला तुम्हारा सप्लाई, दूसरा अदर एक्सपेंसेस, फिर टैक्स माइनस करो, डिजास्टर स्टार तो उसको एडजस्ट करो। अगर डिजास्टर्स में पेमेंट हुआ है तो लेस होगा, आया है तो ऐड होगा सर। तो इसमें आप लिखा प्रोसीड लिख दिया, मतलब सब कुछ एडजस्ट होने के बाद सर। तो ये तुम्हारा था डायरेक्ट मेथड के अंदर पहला वाला पार्ट, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग मतलब असेट्स के बारे में बात करें, आप लोगों को ध्यान रखना है कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से, असेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। मतलब मैंने ये फोन सोल्ड कर दिया, असेट गया, बट कैश तो आया ना। तो हमें वो ध्यान रखना, असेट सोल्ड होगा तो कैश इनफ्लो होगा। किधर गया देखो, सेल ऑफ फिक्स असेट या इन्वेस्टमेंट, असेट सोल्ड होगा तो कैश इनफ्लो होगा, इसलिए ऐड होगा। असेट परचेस करूंगा तो लेस होगा। ठीक है, ध्यान रखना चीज आपका। यहां आ जाओ अभी थोड़ा सा। फाइनेंसिंग में लोन पेड करूंगा तो आउटफ्लो होगा, कोई लाइबिलिटी। पेड इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज रिडम्पशन। कुछ पेड किया, रिडम किया तो आउटफ्लो, इश्यू किया तो इनफ्लो। शेयर इश्यू कर रहा हूं मार्केट में तो लोग पैसा पे करेंगे मुझे, तो कैश आएगा ना, तो कैश इनफ्लो होगा। तो लिखा भी यहां पे, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर, रिसीव फ्रेश लोन, चाहे फ्रेश हो कि कुछ भी भाई, लोन मिल रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो ऐड हो रहा है। शेयर्स रिडीम, पैसा पेड किया, डिवेंचर रिडीम, पैसा पेड किया, लोन रिपेड, पैसा पेड किया, इंटरेस्ट पेड, पैसा पेड किया, डिविडेंड या डिविडेंड टैक्स पेड किया, पेड 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 में पैसा जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। तो कहां पर आ गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फिर जब डिंग 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 तीनों का फाइनल अमाउंट प्लस ओपनिंग वाला कैश बैलेंस, ये एडजस्ट करने के बाद आपको इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस में मिलेगा। कैश बैंक के अंदर तुम्हारा कैश बैंक का जो बैलेंस आएगा वो तो आएगा ही आएगा, साथ में ओडी 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 क्या होता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, वो भी आएगा। कोई लिक्विड इन्वेस्टमेंट रहेगा वो भी आएगा, कोई चेक रहेगा, कोई डिमांड ड्राफ्ट रहेगा वो भी आएगा। तो कैश इन कैश इक्विवेलेंट का मतलब जो भी कैश में कन्वर्ट ऑन द स्पॉट हो सकता है, जो भी कैश में हम ट्रीट कर सकते हो, सब कुछ तुम्हारा कैश और कैश इक्विवेलेंट में कवर हो जाएगा। ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग में। जब वो सब कुछ यहां तक प्लस कर दोगे, इक्वल टू क्लोजिंग देखने को मिल जाएगा। ये था हमारा डायरेक्ट मेथड सर। इनडायरेक्ट में थोड़ा सा खाली ओवरव्यू बताऊंगा, पूरा फॉर्मेट हम सम्स के साथ करेंगे। इसमें जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के नीचे का पार्ट है पूरा डिक्टो सेम है, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। आप देख सकते हो, नजरें यहां टिका के देखो, बरोबर है, बरोबर ना। अलग क्या है खाली पता है, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग ऑपरेशन से डेंजर होता है। सुनो, ऑपरेशंस में सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें रिक्वायरमेंट क्या है अभी, नेट प्रॉफिट का। नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन को ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसकी वजह से हम निकाल देंगे नेट प्रॉफिट सर। और दिया है नेट प्रॉफिट तो डायरेक्ट नेट प्रॉफिट लेंगे हम लोग। अब एडजस्टेड करेंगे नॉन कैश आइटम, जो नहीं होना चाहिए था तुमने ले लिया रहेगा तो उसको एडजस्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल डेप्रिसिएशन, थिंक अबाउट इट, डेप्रिसिएशन आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड किया होगा पहले कि लेस किया होगा, तो अभी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। प्रोविजन, रिजर्व, अमोर्टाइजेशन, गुडविल राइट ऑफ, टैक्सेस, अनरियलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज गेन, इनमें से कोई भी कंटेंट अगर है जो तुम्हें नहीं लेना चाहिए था तुमने ले लिया है, तुम यहाँ पे उसको एडजस्ट करोगे। ऐड किया होगा तो लेस करोगे, लेस किया होगा तो ऐड करोगे। वैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी जैसे इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड तुम्हारा ऑपरेशंस में नहीं आता है, बट तुमने किया है ना, लेस किया होगा वहां पे, तो यहाँ क्या करोगे, ऐड करोगे। वैसे बाकी चीजें भी है, देखो यहाँ पे देखा, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, तुमको इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, तो इनकम साइड लिखा रहेगा। ऐड किया होगा तो यहाँ पे, क्योंकि तुमने नेट प्रॉफिट पकड़ा है ना यार, तो नेट प्रॉफिट, तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट आया हुआ है वो ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग नहीं है, तो तुमको उसको ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग लेके आना है, इसलिए तुमको वो जो ऑपरेशन में नहीं है उसको एडजस्ट करना पड़ जा रहा है।
जो तकलीफ होगा वर्किंग कैपिटल में। ध्यान दो, मैं तुमको समझाने का, याद रखें, सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज इन करंट एसेट, ध्यान सुनना, इंक्रीज इन करंट एसेट मतलब ऐसा समझो, एसेट इंक्रीज हुआ मतलब मेरे पास फिजिकल एसेट आया। कब आएगा? जब पैसा क्या रहेगा तभी आएगा। एक याद तरीका, सिंपल सा बेस्ट तरीका याद रखने का, फिजिकल एसेट आया कब होगा? जब जेब से पैसा तो लेस हुआ, कैश आउटफ्लो हुआ। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम कब होगा? जब मैं पे करूंगा। ये बेस्ट तरीका याद रखने का अपने लिए। हुआ माइलस में। डिक्रीज इन करंट एसेट, करंट एसेट मेरा कम होता है, फिजिकल मेरा एसेट कम होते जा रहा है। कब कम होगा? जब मैं पे करूंगा। व्हाट इट ना, करंट एसेट कम को, राइट बोला मैं? राइट बोला क्या मैंने? फिजिकल एसेट कम कब होगा? जब मैं सोल्ड करूंगा। तो पैसा सुनेगा नहीं, ध्यान देने का। अभी जरा इंक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी, भाई लाइबिलिटी बढ़ रहा है मेरा, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ेगा? जब मैं पैसा लूंगा, पैसा लूंगा, पैसा लूंगा, दैट इज अगेन बढ़ रहा है ना कैश भी। ये सब सॉल्व होने के बाद कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन, टैक्स पेड माइनस करोगे, ऑपरेटिंग मिल जाएगा, उसके बाद के सब सिमिलर सिमिलर। बस इतना ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर आपका। और बैठ के आप पूरा लिखना नहीं है, जस्ट ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट और इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट लिखना है। फिर इसमें से हम डिस्कशन करेंगे और सम का शुरुआत करेंगे। समझा क्या? भेजे में भेजा क्या? गुड मॉर्निंग मैडम। चलो लिख के लेंगे फटाफट फटाफट। पहले डायरेक्ट मेथड, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? इनडायरेक्ट मेथड। जल्द से जल्द।